नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, आज हम भारतीय इतिहास में नेशनल मूवमेंट की बात आपसे करने वाले हैं। पहली क्लास है हमारी और पहली क्लास में ही हम आपके राष्ट्रीय आंदोलन पर आ रहे हैं, जो कि मॉडर्न इंडिया के आपके टॉपिक के रूप में है। एक चीज मैं आपको यहां क्लियर करूं सबसे पहले कि जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा हम कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन, देखिए इस के अंतर्गत सबसे बड़ा टॉपिक है अपने हिस्ट्री के अंतर्गत। ये टॉपिक देखा जाए तो इसमें आपके देखिए सबसे पहली बात कि 19वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण का दौर है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण का दौर है, उस चरण में भारत में एक नवीन युग की शुरुआत हो रही है। नवीन युग की आपके हम कैसे शुरुआत बोल सकते हैं, क्योंकि यह वह चरण है जब आपके भारत में राष्ट्रवादी चेतना जागृत हुई और इसी राष्ट्रवादी चेतना पर कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन हुआ है। इसी राष्ट्रवादी चेतना पर कालांतर में आपके राष्ट्रवादी आंदोलन का या राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन हुआ है और इस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हम मानते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हम कहां से मान लेते हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि एक राजनीतिक संस्था के रूप में आपके स्थापित की गई थी और इसी कांग्रेस के नेतृत्व में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है, जिसकी चर्चा हम आपके इस टॉपिक के अंतर्गत आपसे करने वाले हैं। ठीक है, एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब इस राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले तो हम आपके यहां देखते हैं कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन से पहले एक आपके छोटा टॉपिक रहता है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय, और इस राष्ट्रवाद की जो आपके भूमिका तैयार की गई, जो भूमि रणभूमि जो आपके राष्ट्रवाद ने तैयार की है, ठीक है, उसी राष्ट्रवाद पर कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया गया है। ठीक है, अब इस राष्ट्रवाद के लिए आपके कारण क्या थे, इनकी डिटेल में चर्चा में एक ब्रीफ में आपको हाइलाइट्स बता रहा हूं। ठीक है, संबंधित टॉपिक आपके प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग, आपके प्रत्येक कारण का अलग अलग आपके टॉपिक है हमारे यहां पर। जैसे राष्ट्रवाद के उदय में सबसे महत्वपूर्ण कारण हम मानते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज का प्रभाव, भारत में अंग्रेजी राज का प्रभाव आपके इसका मूल रीजन है। ठीक है, अंग्रेजी राज के प्रभाव के साथ हम आपके और क्या देख सकते हैं? ठीक है, कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो राजनीतिक एकता की स्थापना की गई है, उस राजनीतिक एकता को भी राष्ट्रवाद के उदय के कारण के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, दूसरी बात, राजनीतिक एकता के साथ साथ प्रशासनिक एकता की भी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई, वो भी राष्ट्रवाद के एक कारण के रूप में है। ठीक है, संचार साधनों का विकास, चाहे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए उन संचार साधनों का विकास किया हो, लेकिन वो संचार के साधन भी आपके राष्ट्रवाद के उदय में एक भूमिका निभाते हैं। समाचार पत्रों का विकास है, आधुनिक शिक्षा का विकास है, भारत में सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हैं, उन आंदोलनों का प्रभाव आपके राष्ट्रवाद के उदय में रहा है। ठीक है, और एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या है कि भाई ब्रिटेन के द्वारा जो आर्थिक शोषण का प्रोसेस चल रहा था, जो क्रमिक शोषण की शुरुआत की गई थी, उस क्रमिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका निभाई। इसका अगर तात्कालिक कारण हम देखें राष्ट्रवाद का, तो वायसराय लिटन है, वायसराय लिटन, वायसराय लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं। ठीक है, प्रतिक्रियावादी नीति कैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से उन्होंने देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्म्स एक्ट लेकर के आए हैं, भारतीय शस्त्र अधिनियम लेकर के आए, जिसके माध्यम से भारतीयों के हथियार रखने पर प्रतिबंध उनके द्वारा लगा दिया गया। ठीक है, दिल्ली में आपके भव्य दरबार का आयोजन किया,
जिस समय पूरा भारत अकालग्रस्त था, उस समय आपके वो दरबार का आयोजन कर रहे हैं यहां पर। ये आपके कुछ ऐसे कारण हुए जिन्होंने राष्ट्रवाद को बूस्ट करने का काम आपके कहां पर किया है, भारत में। ठीक है, अब हम किसकी बात करना चाह रहे हैं यहां पर, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करना चाह रहे हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन में भी, राष्ट्रीय आंदोलन को हम आपके किससे, कांग्रेस की स्थापना से देखते हैं, लेकिन सामान्यतः इसको 3 चरणों में विभक्त करते हैं। 3 चरण आपके हम किसके देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के देखते हैं। और 3 चरण आपके कौन कौन से हैं, 3 चरण हम देखते हैं। पहला चरण है उदारवादी चरण। पहला कौन सा चरण है, उदारवादी चरण, जो कि हमने आपकी शुरुआत कहां से मानी है, कांग्रेस की स्थापना से। तो 1885 से जब तक बंग भंग नहीं हो जाता, बंगाल का विभाजन नहीं हो जाता, तब तक हम आपकी किसको लेते हैं, उदारवादी चरण को लेते हैं। अर्थात 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय है वो किसके रूप में है, उदारवादी चरण के रूप में है। ठीक है, हम बात करेंगे कि उदारवादी चरण इसको क्यों कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आपके, एक चरण है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण ये आपके कब से कब तक के भाई, 1905 से लेकर के 1919 तक का जो समय है वो उग्रवादी चरण के रूप में है। और एक तीसरा चरण जो गांधीयन एज के रूप में है, गांधीयन एरा के रूप में हम देखते हैं, वो है आपके गांधी युग। गांधी युग, गांधीयन एरा 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। गांधीयन एरा आपके कब से कब तक काम कर रहा है, ये 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो यहां पर आपके ये देखिएगा, एक तो आपके चरण कौन सा हो गया, ये लिबरल चरण हो गया है। अब ये देखिए विचारों में ये कैसे हैं, बिल्कुल लिबरल है। ठीक है, यहां पर उग्रवादी बात जब हम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि ये उग्रवादी वो बम फोड़ने वाले उग्रवादी नहीं है, ये केवल विचारों में उग्र हैं, वैसे अहिंसक हैं। ठीक है, और यहां अहिंसा की प्रतिमूर्ति के रूप में आपके गांधी जी विद्यमान हैं ही, गांधीयन एरा के रूप में। ठीक है, अब आपके देखिए हम ये देखते हैं कि भाई इस चरण की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है किसकी, उदारवादी चरण की, वो आपके कौन सी है, कांग्रेस की स्थापना है। ठीक है, हम नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कहां से मान रहे हैं, इसकी शुरुआत मान रहे हैं 1885 ईस्वी में की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से हम किसकी शुरुआत मान रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मान रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी आपके एक टॉपिक हमारा इसमें जुड़ेगा, वो है कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं यहां पर आपके काम कर रही थी, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही थी जिन्होंने आपके क्या किया है, राष्ट्रवादी आंदोलन को बूस्ट करने का प्रयास किया है, राष्ट्रवादी आंदोलन को या जनता में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। ठीक है, ऐसी संस्थाएं, तो हम यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो आपके कौन सा है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में राजनैतिक संस्थाएं, यहां से आपके एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आपके देखने को मिलता है कि भाई कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो आपके संगठन रहे हैं उनमें आपके कौन कौन से हैं। बिल्कुल सभी लोग आपके साथ के साथ ही नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, मैं पूरा बोर्ड पर लिखूंगा, ये याद रखना कि पूरा बोर्ड पर लिखूंगा कंप्लीट, आपको केवल कॉपी करना है, समझना है,
आपके साथ पीपीटी शेयर कर दी जाएगी, तो पीपीटी से भी आप अपने नोट्स बना पाएंगे, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने की ऐसी कोई भी आपकी टेंशन नहीं है। प्रज्ञा जी, मेरा नाम भूदेव व्यास है। भूदेव व्यास, आपके इतिहास से संबंधित आपके मैं ये आप लोगों के साथ ही पढ़ता रहता हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ मैं, ठीक है। और बिल्कुल आपके एक नई नोटबुक आपके प्रारंभ करनी है आपको। उत्तर प्रदेश का जो पीएससी का एग्जाम है, ठीक है, उसमें आपके नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और कहाँ सभी जगह के आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इसलिए आप तो इनके बढ़िया तरीके से आपके नोट्स बनाएं। नोट्स को प्रति संडे आप रिवाइज करते रहें, प्रति संडे रिवाइज करते रहें, क्योंकि यहाँ रिवीजन आवश्यक है। बहुत सारी तथ्यात्मक चीजें आएंगी, तिथियां आएंगी, उन तिथियों को भी हमें आपके याद रखने की आवश्यकता नेशनल मूवमेंट के में रहता है। नेशनल मूवमेंट से पहले आपको तिथियां याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहां आपकी तिथियां याद रखने की आवश्यकता रहेगी आपको नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो हम आपके एक टॉपिक कौन सा ले रहे हैं यहां पर, सबसे पहले कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में और कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही हैं। कि भारत में कांग्रेस की स्थापना, नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हमने कांग्रेस की स्थापना से मानी है, ठीक है। अब इसकी स्थापना से पहले आपके कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हमारे यहां पर थी। अगर पहली संस्था की हम बात करें, ठीक है, पहली संस्था की बात हम करें तो उसमें आपके नाम आता है आपके बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा प्रकाशक सभा का नाम आता है, जो कोई पहली एक संस्था के रूप में है। छोटी सी आपकी संस्था है, लेकिन इस संस्था का रोल आपके ऐसा क्या रहा जिसको हम आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कौन सी है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। (1836) ईस्वी में स्थापित की गई है। कब स्थापित की गई है? 1836 ईस्वी में स्थापित की गई है। अब देखिए, इस संस्था का आपकी क्या है कि बंगाल में आपके एक अग्रणी संस्था के रूप में ये स्थापित तो की गई, लेकिन इसका आपके कार्य क्या था। कभी कभी हमको प्रश्न आपके उनके कार्य से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि इस संस्था के द्वारा सरकार के नीतियों की, सरकार के कार्यों की समीक्षा की जानी थी, और सुधारों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र दिया जाना था, ठीक है ना। सरकार की नीतियों की समीक्षा और सुधारों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र देना किसकी? बंग भाषा सभा का रोल था। तो देखिए, सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र देना। किसका रोल था ये? बंग भाषा सभा का। प्रारंभिक संस्था है, इसलिए आपके इतना ज्यादा फोकस इस पर नहीं करना है, केवल याद रखना है हमको कि प्रारंभिक संस्थाओं में आपकी कौन सी संस्था का नाम आ रहा है। मूल रूप से बंग भाषा सभा का नाम आ रहा है। बंग भाषा सभा की स्थापना कब हो गई है? 1836 ईस्वी में हो गई है। पहली संस्था के रूप में है, लेकिन याद रखना कि राजनीतिक संस्था नहीं है, राजनीतिक संस्था नहीं है। इसका काम क्या था कि सरकार की नीतियों की क्या करेगी? ये समीक्षा करेगी, साथ में सुधार के लिए आपकी सरकार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगी। अब दूसरी संस्था के रूप में हम यहां पर देखें तो दूसरी संस्था के रूप में नाम आता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी का। होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदारा सभा है। कैसी सभा है ये? जमींदारी एसोसिएशन के रूप में है, जमींदारा सभा है।
देखिए अभी आप लोगों के टॉपिक के रूप में जो मॉडर्न इंडिया का पोर्शन है, वो मॉडर्न इंडिया का पूरा पोर्शन आपके मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। जितना भी आपके पीसीएस के सिलेबस में आपको दे रखा है वो सारे आपके सिलेबस रहेंगे। ठीक है, टॉपिक्स के रूप में मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को टॉपिक सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। भले ही आज पहली क्लास थी तो मैंने आपको पढ़ाना उचित समझा कि भाई कि पहली क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को ये ब्रीफिंग इसकी हो जाए टॉपिक की, क्योंकि ये टॉपिक जो नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है लंबा चलने वाला टॉपिक है। कैसा है? लंबा चलने वाला टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे आते हैं? इस नेशनल मूवमेंट के टॉपिक से ही हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम आपके यहां पर बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन कौन सी आपके संस्थाएं स्थापित हुई हैं। उन संस्थाओं में पहला नाम हमने लिया है बंग भाषा प्रकाशक सभा का, दूसरा नाम हम ले रहे हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी का। लैंड होल्डर्स सोसाइटी है, स्थापना इसकी 1838 ईस्वी में। देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई है? 1838 ईस्वी में की गई है। 1838 ईस्वी में। तिथियां याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखना है कब की गई। 1838 ईस्वी में कहां की गई है? कि भाई कलकत्ता में की गई है। कहां की गई है? कि कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई है। अब बात आती है कि भाई इसके उद्देश्य क्या थे, किसके? लैंड होल्डर सोसाइटी के। इसके संस्थापक सदस्यों में किन किन के नाम आते हैं? तो संस्थापक सदस्यों में नाम आते हैं इसमें, जैसे आता है आपके द्वारकानाथ टैगोर का, राधाकांत देव का, द्वारकानाथ टैगोर का, राधाकांत देव का, राजकमल सेन का नाम आता है, प्रसन्न कुमार ठाकुर का नाम आता है। किसका नाम आया? प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजकमल सेन का नाम आया, राधाकांत देव का नाम आया, और साथ में नाम आया द्वारकानाथ टैगोर का। किसका नाम आया है? द्वारकानाथ टैगोर का। याद रखिएगा आजकल ये नया ट्रेंड है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना से निम्न में कौन संबंधित नहीं था। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसके संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्यों में आपके देखिए द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, राधाकांत देव का नाम भी आपके किसमें आया है? इसके संस्थापक सदस्यों में। एक नाम आता है प्रसन्न कुमार ठाकुर। कौन सा है? प्रसन्न कुमार ठाकुर, प्रसन्न कुमार साथ में ठाकुर। और एक कौन है? राजकमल सेन, राजकमल सेन इत्यादि। द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजकमल सेन, ये आम आदमी नहीं थे, ये आपके उस समय के कलकत्ता के या फिर कहें बंगाल के जमींदार थे। ठीक है, क्योंकि ये संस्था किनकी है? जमींदारों की है, भूधारी समाज की आपकी संस्था के रूप में है। किसकी संस्था के रूप में है? भूधारी समाज की संस्था के रूप में भी है। ठीक है, देखिए यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी के साथ आपके यूपीएससी, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में जो भी आपके एग्जाम इस समय आपके चल रहे हों उनमें से किसी भी एग्जाम में आप केवल जितना जो मैं कराऊं उसको ही पढ़ के जाना है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की आप टेंशन ना करें। आप 2-4 टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसी से आपको लेवल का पता लग जाएगा कि किस लेवल तक मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूं। कोई भी एग्जाम हो, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में की गई है। ठीक है, संस्थापक सदस्य के रूप में आपके द्वारकानाथ टैगोर हैं, राधाकांत देव हैं, प्रसन्न कुमार ठाकुर हैं, राजकमल सेन हैं, उनके नाम आते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था मूल रूप से जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना, क्योंकि जमींदारों की संस्था है, जमींदारों के हितों की बात करेगी। ठीक है, अब यहां पर यह है कि भाई जमींदारों के हितों की बात ये यहां कलकत्ता में ही चिल्ला करके करेंगे तो आपके जमींदारों के हितों की सुरक्षा कैसे होगी? ठीक है,
जमींदारों के हितों की सुरक्षा कलकत्ता में रहते हुए नहीं हो सकती है। इसलिए आपके क्या किया, इस सभा के द्वारा इंग्लैंड में जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, जॉन एडम्स के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, उस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से सलाह और सहयोग की नीति का अनुसरण किया कि भाई वहां से भी हम क्या करें, सलाह लें, सहयोग प्राप्त करें। एडम्स के द्वारा आपके ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, उससे आपके सलाह मशवरा ये लोग किया करते थे। ठीक है, इसके भारतीय सचिव हैं वो आपके प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, जबकि अंग्रेजों में भी आपके सचिव इन्होंने बनाया था विलियम काब्री को। विलियम काब्री आपके इसके अंग्रेजों में आपके सचिव रहे। ठीक है, बाद में आपके हम देखें कि इस लैंड होल्डर सोसाइटी ने लंदन में भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर रखे थे। तो लंदन में यहाँ के आदमी को तो प्रतिनिधि नियुक्त करके कुछ पाएंगे नहीं, इसलिए इसने जॉन क्राफर्ड हैं, जॉन क्राफर्ड को इंग्लैंड में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था है। हालांकि ये एक जमींदारों की संस्था के रूप में है। इन्होंने भारत में संगठित राजनीतिक प्रयास करने का कार्य किसने किया है, लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारा किया गया है। क्लियर आपके? तो यहां पर आपके देखिएगा, देखो जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना, जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना। क्यों? क्योंकि जमींदारों की संस्था है ये। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे, भाई जमींदारों के हितों की सुरक्षा कर रहे हैं तो फिर आपके क्या कर रहे हैं ये कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लंदन की, इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से सहयोग और सलाह ले रहे हैं। ठीक है, देखो इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यहीं पर आपके लिख लेते हैं एडम्स के द्वारा स्थापित, एडम्स द्वारा स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से सलाह एवं मार्गदर्शन लिया करते थे। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो किससे, लैंड होल्डर सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो आपके किन से सलाह मशवरा लिया करते थे, सलाह मशवरे के नाम पर आपके वो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सदस्यों से सलाह मशवरा लेने का काम किया करते थे। ठीक है, देखो इसके सचिव अगर देखें, संस्था के सचिव, तो देखिए भारत में कौन है, प्रसन्न कुमार ठाकुर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, ये भारत में आपके इनके सचिव हैं, भारतीय सचिव हैं। ठीक है, साथ में आपके मैंने बताया कि भाई कि इनके कुछ इंग्लैंड में भी आपके इन्होंने अपना सचिव नियुक्त किया था, अंग्रेज सचिव विलियम काब्री को नियुक्त किया था। ठीक है, अंग्रेज आपके कौन थे, सचिव विलियम काब्री, विलियम काब्री। ठीक है, इस सोसाइटी के अगर आप देखें कि भाई इंग्लैंड में इनके प्रतिनिधि कौन हैं, इंग्लैंड में इनके प्रतिनिधि, इंग्लैंड में इस संस्था के प्रतिनिधि, जिनके माध्यम से इंग्लैंड में ये अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है, तो आपके कौन थे, जॉन क्राफर्ड प्रतिनिधि
जॉन क्रॉफर्ड थे। कौन थे? जॉन क्रॉफर्ड। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लैंड होल्डर सोसाइटी के इंग्लैंड में आपके प्रतिनिधि कौन से थे? तो जॉन क्रॉफर्ड थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई लैंड होल्डर सोसाइटी है वो पहली ऐसी संस्था है जिसने एक संगठित राजनीतिक चेष्टा यहां पर की है। संगठित राजनीतिक चेष्टा करने का आपके प्रयास यहां पर किया है। इसमें आपके अंग्रेज नेता शामिल थे। ठीक है, अंग्रेजों में आपके देखा जाए तो थियोडोर डिकेंस का नाम आता है। किसका? थियोडोर डिकेंस का नाम आता है। विलियम आपके थियोबोल्ड का नाम आता है। ठीक है, जे प्रिंसेप का नाम आपके इसमें आता है। ठीक है, सभी किसके सदस्य थे? इस लैंड होल्डर्स सोसाइटी के सदस्य थे जो कि अंग्रेज थे। ठीक है, इसका मतलब इस सोसाइटी में जहां भारतीय सदस्य थे वहां अंग्रेजों को भी आपके इनके द्वारा अपने सदस्य के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आपकी स्थिति किसकी रही है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की रही है। अगली संस्था हम यहां पर देखें तो अगली संस्था के रूप में आपके मुख्य रूप से नाम आता है बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। तो नेक्स्ट आपके देखिएगा, तीसरी संस्था के रूप में हम कौन सी ले रहे हैं? बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का नाम हम आपके किसके रूप में ले रहे हैं? एक तीसरी संस्था के रूप में ले रहे हैं जो कि आपके अप्रैल 1843 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज थॉमसन को। जॉर्ज थॉमसन को आपके इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? देखो 1843 ईस्वी, अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉमसन। अध्यक्ष आपके कौन रहे हैं इसके? जॉर्ज थॉमसन रहे। इसका उद्देश्य अगर आप देखें तो उद्देश्य आपके इसका क्या है कि भाई सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। लेकिन इसका एक परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जैसे ही बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी है वो कमजोर पड़ने लग जाती है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो संस्था है वो आपके कमजोर पड़ने लग जाती है, कमजोर हो गई वो। ठीक है, अब उसका रीजन आपके क्या रहा? क्योंकि आपके देखिए वहां पर आपके केवल कैसे हैं? जमींदारा वर्ग के लोग हैं। कैसे लोग हैं? जमींदारा वर्ग के लोग हैं। अब यहां पर आपके भारतीय गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन बन गया था। गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनका आपके संगठन बन गया था। इस वजह से लैंड होल्डर सोसाइटी के जो प्रभाव है उस प्रभाव में आपकी कमी आ जाती है। ठीक है, ये लोग तो जमींदारी प्रथा की भी आलोचना कर रहे हैं, जमींदारी प्रथा की आलोचना करने का काम कर रहे हैं। इस वजह से भी आपके यहां पर क्या थी? समस्याएं थी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी से आपके इनकी पट ही नहीं सकती। ठीक है, हालांकि इस संस्था की स्थापना में भी द्वारकानाथ टैगोर का महत्वपूर्ण योगदान था। द्वारकानाथ टैगोर का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है ना? कौन सी? बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में। इस संस्था का मूल आपके देखिए अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति कैसी है, इस संस्था का आपके उद्देश्य क्या है कि भाई अंग्रेजी शासन में भारतीय जनता की स्थिति कैसी है उसको हमको क्या करना है? जानकारी रखनी है। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहिए आपके से या फिर बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन कहिए, एक ही बात है। ठीक है ना? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन भी कह सकते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से भी आ सकती है। ठीक है, तो स्थापना में आपके देखिए स्थापना में द्वारिकानाथ टैगोर
का महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण योगदान किस संस्था की स्थापना में? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में। इसको आप ब्रिटिश इंडिया कर लीजिए, जिससे आगे हम इंडियन नाम की संस्था भी स्थापित करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, एक संस्था के रूप में ये स्थापित हो गई। अब आपके एक बात देखिए, भारत में इस समय दो आपके अग्रणी संगठन हो गए हैं बंगाल में विशेषकर। कौन से? एक तो लैंड होल्डर सोसाइटी और एक कौन सी हो गई? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या सोसाइटी आपके दो प्रकार की संस्थाएं हो गई, ठीक है। अब दोनों संस्थाओं में आपके देखिए कि एक संस्था तो लैंड होल्डर सोसाइटी संस्था है, वो किनकी है? पैसे वालों की है, धनिकों की है, ठीक है। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी है, एसोसिएशन है, ये आपके किनकी है? कि ये पढ़े लिखे लोगों की संस्था है। किनकी संस्था है? पढ़े लिखे लोगों की संस्था के रूप में। तो फिर क्या हुआ कि इन सबको आपके मिला दिया, ठीक है। इन दोनों को मिला करके आपके क्या बना दिया है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना दिया। क्या बना दिया है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो अगली आपके चौथी संस्था के रूप में हम क्या करें? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब ये जो संस्था आपके डेवलप हुई है, इसको दो चीजों में आपके बांटिए। एक तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी है, हमारे पास क्या है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। एक तो हमारे पास क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी है, और एक बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन है, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के आपके क्या बन गया है? इन दोनों को मिलाकर के आपके एक संस्था हमने बनाई, वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कौन सी बनाई है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब स्थापित हुई है? कि 31 अक्टूबर 1851 ईस्वी को स्थापित की गई है। कब है? 31 अक्टूबर 1851 ईस्वी को स्थापित की गई है। और कहां पर की गई है? कि भाई कलकत्ता में की गई है। कहां पर की गई है? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई है। अब इसके संस्थापकों में भी आपके नाम देखिए। इसके संस्थापकों में नाम अगर आप देखें, देखिए यहां से आवाज आ रही है आप लोगों को। आप थोड़ा सा अपना जो सेलफोन है उसको आपके चेक कीजिए एक बार। जो भी माध्यम पे आप देख रहे हैं उसको चेक कीजिए, क्योंकि यहां पे आवाज चल रही है, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसके संस्थापक सदस्यों में आपके किन किन के नाम आते हैं, और कई बार आपके इसका प्रश्न भी पूछा गया है। उनमें आपके देखिए, अगर इसके संस्थापकों की हम चर्चा करें कि भाई संस्थापक कौन है, ठीक है, तो संस्थापकों में नाम आते हैं, राधाकांत देव का नाम आता है। किसका नाम आता है? राधाकांत देव का। राधाकांत देव का नाम आया, ठीक है। राधाकांत देव के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर। अब द्वारकानाथ टैगोर है ना, बूढ़े हो गए, अब कौन आ गए? देवेंद्रनाथ टैगोर आ गए। यहां पर कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर भी आपके इसके संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। हरीशचंद्र मुखर्जी का नाम आता है, वो भी इसके संस्थापक सदस्यों में, और एक राजेंद्र लाल मित्र का नाम आता है। हरीशचंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, और राजेंद्र लाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र।
ठीक है, ये आपके इसके संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस संस्था का उद्देश्य क्या है, हमको आपके क्या क्या चीजें देखनी है। संस्था स्थापित कब हुई, संस्थापित के संस्थापक सदस्य कौन कौन हैं, संस्था कहाँ स्थापित की गई है, और एक संस्था के उद्देश्य क्या हैं, और एक संस्था ने अगर कोई काम किया है तो वो क्या काम किया है। ठीक है, तो यहां पर आपके देखिए इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष क्यों महत्वपूर्ण संस्था है, प्रथम अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए हैं, राधाकांत देव। प्रथम अध्यक्ष आपके कौन बना दिए हैं कि राधाकांत देव को बना दिया है, और सचिव कौन बन गए, देवेंद्रनाथ टैगोर। सचिव आपके कौन बन गए हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। सचिव बने हैं इसके देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर इसके क्या बन गए हैं, सचिव बन गए। याद रखना, प्रथम अध्यक्ष आपके इसके कौन बनाए हैं कि राधाकांत देव, सचिव कौन बना दिए हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर को। और इस संस्था का अगर मुखपत्र देखा जाए, जिसमें इस संस्था की बातें प्रकाशित होती थी, तो मुखपत्र था हिंदू पैट्रियाट। मुखपत्र आपके कौन था, हिंदू पैट्रियाट। देखिए इसका मुखपत्र हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट आपकी किसका मुखपत्र है, इस आपके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुखपत्र है। मैंने बताया उद्देश्य क्या है, भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करना, भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करना। उद्देश्य को भी हम यहां पर लिख दें, भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करना, ये इसके उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो आपके सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रहेगा वो क्या है कि भाई इस सोसाइटी के द्वारा ऐसे क्या क्या कार्य किए गए जिससे आपके इस सोसाइटी को हम इतना आपके अधिक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक बात जाननी है कि इंग्लैंड और भारत दोनों में एक साथ सिविल परीक्षा कराने की डिमांड आपके जो की है वो किसने की है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा की गई है। ठीक है, देखो कार्य, इंग्लैंड व भारत दोनों में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा कराने की मांग, किसके द्वारा कर दी गई है, यहां आपके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा की गई है। दूसरा, 1865 ईस्वी में जब आपके सिविल सेवा की उम्र 22 से घटा करके 21 कर दी गई थी, 22 से 21 वर्ष की गई थी, तो उसका विरोध भी इन्होंने किया था। ठीक है, देखो 1865 में जब सिविल सेवा की आयु घटाई, तब इस संस्था ने विरोध किया। ये 5-6 चीजें आप लोगों को याद रखनी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। आपको याद रखना है कि भाई हमारे पास आपके देखा जाए
तो 1851 से पहले बंगाल में दो संस्थाएं थीं। एक पैसे वालों की संस्था थी जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, एक पढ़े लिखे लोगों की संस्था थी जो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन है। ठीक है, अब इन दोनों संस्थाओं को मिला करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। कब किया गया है कि 31 अक्टूबर 1851 को किया गया। कहां किया गया है कि कलकत्ता में किया गया है। किस किसने किया है कि राधाकांत देव हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, राजेंद्र लाल मित्र हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए कि राधाकांत देव को बनाया। इसका प्रथम सदस्य है कि इसका प्रथम सचिव किसको बनाया है कि देवेंद्रनाथ टैगोर को बनाया है। इसका अगर देखा जाए मुखपत्र जिसमें आपके इनके समाचार प्रकाशित हुआ करते थे, वो मुखपत्र आपके कौन सा तैयार किया गया है, तो वो आपके मुखपत्र तैयार किया गया हिंदू पैट्रियट। उद्देश्य क्या था, भारतीयों के राजनीतिक हितों की मांग करना, भारतीयों के राजनीतिक हितों की मांग करना, यह आपके इसका उद्देश्य है। इसने आपके दो काम भी आपके विशेष तौर पर किए हैं, जैसे आपके इंग्लैंड व भारत दोनों में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा कराने की मांग इन्होंने की है। 1865 में जब सिविल सेवा की आयु घटाई गई तब इसी संस्था के द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, यहां पर याद रखना कि जो राधाकांत देव हैं, राधाकांत देव तो आपके ऐसा कार्य इस समय कर रहे थे कि जब 1860 ईस्वी में अकाल पड़ा, ठीक है, तो इन्होंने पीड़ितों के लिए धन एकत्रित किया। ठीक है, और जब लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आयकर लगाया गया 1860 में, तो आयकर लगाने, इनकम टैक्स लगाए जाने की भी विरोध आपके इस संस्था के द्वारा ही किया गया है। और विरोध का माध्यम क्या था, हिंदू पैट्रियट, इनका जो मुखपत्र था, समाचार पत्र था, वो आपके क्या था, इनके विरोध का आधार था, विरोध का आधार था। इस चीज को हमें आपके याद रखना है। ठीक है, अब आपके देखिए एक संस्था के रूप में हम बात करें, एक इंडियन लीग है। ठीक है, इंडियन लीग आपके 1875 में स्थापित की गई थी, हालांकि शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी बंगाल में। ठीक है, अब एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर वो आपका है कि हमने देखिए कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात की, लेकिन एक संस्था और रह जाती है 1866 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन सी है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादाभाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत के पितामह के नाम से आपके जाना जाता है, उनके द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, अगली संस्था हमारी कौन सी हो जाएगी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मैंने बताया 1866 में लंदन में किसके द्वारा, दादाभाई नौरोजी द्वारा स्थापित है। कब आपकी स्थापित की गई है, 1866 ईस्वी। कहां पर, लंदन में। लंदन में किसके द्वारा की गई है, दादाभाई नौरोजी के द्वारा। दादाभाई नौरोजी द्वारा स्थापित। अब दादाभाई नौरोजी वहां पर इसकी स्थापना क्यों कर रहे, अपने दिमाग में ये प्रश्न उठना जायज बात है। ठीक है, इसका उद्देश्य आपके क्या था कि इसका उद्देश्य था भारत के प्रति इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करना, भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनमत को जागृत करना। ठीक है ना, भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनमत को जागृत करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, अब ये क्या है, ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है, इसका और उद्देश्य हम देखें, जनता और जो ब्रिटिश संसद है, ठीक है ना, जनता और ब्रिटिश संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। भारतीय विषय, भारतीयों की समस्या क्या है, भारतीयों की समस्या क्या है, उस समस्या के प्रति जनमत आपके तैयार करना, जनमत को जागृत करना आपके, जिससे कि सरकार पर एक नैतिक दबाव बढ़े उस समस्या के निराकरण के लिए।
ठीक है ना। इस संगठन को जो सबसे ज्यादा समर्थन मिला है ना, वो आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मिला है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है आपके, ठीक है, समर्थन सबसे ज्यादा बंबई में ही इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका उद्देश्य क्या है, कि भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनमत को जागृत करना। भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनमत को जागृत करना, उन्हें बताना कि भाई हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार है, उसका दोहरा चरित्र था, और उस दोहरे चरित्र को दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने जनता के सामने उजागर कर दिया था कि ये अपने देश में तो कैसे बात करते हैं और हमारे देश में आपके किस प्रकार से हमसे व्यवहार करते हैं। ये दोहरा चरित्र है, और ये दोहरा चरित्र अधिक समय तक आपके नहीं चल पाएगा। इस बात को आपके इन्होंने जनता के सामने उजागर किया है, ठीक है ना, वो आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक संस्था के रूप में जो हम बात कर रहे हैं, तो वो संस्था का नाम आता है इंडियन एसोसिएशन, जो कि हम कहें कि भारत का प्रथम अखिल भारतीय संगठन बनाने की दिशा में प्रयास था। ठीक है, अगर देखा जाए, आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए कि भारत का अखिल भारतीय संगठन बनाने की दिशा में प्रयास आपके कौन सा रहा है, तो वो आपके कौन सा है, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन वो आपके पहला प्रयास के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है, कौन सी है, इंडियन एसोसिएशन। आपको याद रखना है इंडियन एसोसिएशन की बात को, जो कि आपके 26 जुलाई 1876 ईस्वी को स्थापित की गई है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, और साथ में आपके कौन है, आनंद मोहन बोस भी इससे जुड़े हुए हैं, आनंद मोहन बोस भी जुड़े हुए। इंडियन एसोसिएशन को आपके कभी कभी हिंदी में भी दे सकता है वो भारतीय संघ के रूप में। किसके रूप में दे सकता है, भारतीय संघ के रूप में। तो देखिएगा, छठवीं संस्था के रूप में हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की चर्चा हम कर रहे हैं, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में मुख्य रूप से योगदान किसका है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का। ठीक है ना। तो कब स्थापित हो रही है ये, जुलाई 1876 ईस्वी। कहां पर स्थापित हो रही है, कलकत्ता में। ठीक है, किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से स्थापित किए, सहयोग से स्थापित किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा आनंद मोहन बोस के सहयोग से आपकी संस्था की स्थापना कर दी जाती है। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ नामक संस्था की स्थापना की गई है, जो कांग्रेस से पहले की अखिल भारतीय संस्था के रूप में है। कांग्रेस से पहले की अखिल भारतीय संस्था के रूप में है। आप याद रखना, कभी कभी आपके पूछ लिया जाए ना, तो 1877 में जब इसका आपके अधिवेशन हुआ, तो केशव चंद्र सेन, जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार मूवमेंट में जिनका हम नाम पढ़ते हैं, केशव चंद्र सेन के द्वारा भी इसके अधिवेशन में हिस्सा लिया जाता है। ठीक है, इस संस्था के द्वारा आपके काम कैसे कैसे किए गए, चाहे आपके हम बात करें सिविल सेवा परीक्षा की बात करें, सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की बात करें, चाहे हम आपके भारतीय शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट की बात करें, या हम आपके बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की,
ऐसे विवादों को लेकर के आपके आंदोलन इस संस्था के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो देखिए इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार, भारतीय शस्त्र अधिनियम, व वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर आंदोलन चलाए। को लेकर के आंदोलन कौन सी संस्था के द्वारा चलाए गए हैं? इसी आपके इंडियन एसोसिएशन के द्वारा चलाए गए। ठीक है, इस इंडियन एसोसिएशन के आपके देखा जाए कि सचिव कौन है? आनंद मोहन बोस है। सचिव कौन बनाए गए हैं इसके? आनंद मोहन बोस को बनाया गया है। अब यहां पर मैं आप लोगों को पहली एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बताऊं थोड़ा सा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक महत्वपूर्ण शख्सियत है उदारवादी चरण की। उनके द्वारा आपके क्या किया गया? 1869 में भारतीय सिविल सेवा अर्थात आईसीएस के लिए चुने गए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुनना आपके ध्यान से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस के लिए 1869 ईस्वी में आपके चुने गए थे और आसाम कैडर इनको प्राप्त हुआ। कौन सा? आसाम कैडर। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें आईसीएस से बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय, आईसीएस से बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने। ठीक है ना? तो आपको यह याद रखना है कि आईसीएस में चयन आपके 1869 में हुआ है और आईसीएस से बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय भी कौन बने हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मैं आपके नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनको बोलते हैं बिना ताज के बादशाह। ठीक है ना? कौन है बिना ताज के बादशाह? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिना ताज के बादशाह। आगे आ जाएगा आपकी समझ में कि भाई कि क्यों है। देखो 1869 में आईसीएस के लिए चुने गए। आईसीएस से बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय आईसीएस से बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय भी कौन बने हैं? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने हैं। ठीक है, कलकत्ता के उच्च न्यायालय की अवमानना में भी इन्हें आपके 2 माह के लिए जेल भेज दिया गया था। उच्च न्यायालय की अवमानना इनके द्वारा की गई, इसलिए 2 महीने के लिए जेल आपके भेज दिया गया था। किनको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है, ये आपके एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में आपके किसने? इंडियन एसोसिएशन के द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है, अब आपके एक बात और याद रखना कि दिसंबर 1883 ईस्वी में, ठीक है, इस इंडियन एसोसिएशन के द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, पहला। ठीक है, और दूसरा जो सम्मेलन है वो दिसंबर 1885 ईस्वी में करने की घोषणा इनके द्वारा कर दी गई थी। यही वह कारण था जिसके कारण राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाए थे? शामिल नहीं हो पाए थे आपके कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगर ये शामिल होते ना तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता यही करते थे। ठीक है, बिल्कुल, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है ना?
तो ये आपके कौन करते आपकी अध्यक्षता? यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते, लेकिन व्योमेश चंद्र बनर्जी कर गए आपके संस्था की अध्यक्षता। कौन कर गए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बाद में आपके 1886 में तो इस संस्था का विलय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था, तो ऐसी कोई आपके बात विशेष रही नहीं। ठीक है, 1886 में इस संस्था का विलय इसमें कर दिया गया, राष्ट्रीय कांग्रेस में ही कर दिया गया। ठीक है, इन चीजों को आपको याद यहां पर रखना है। तो ये संस्थाएं जो हमने आज आपसे डिस्कस की हैं, ये केवल बंगाल की संस्थाएं हैं। कहाँ की हैं? केवल बंगाल की संस्थाएं अभी तक आपको बताई हैं। अभी तो बंबई में आपके संस्थाएं स्थापित हुई हैं। ठीक है, और बंबई के साथ आपके देखा जाए तो कहाँ पर मद्रास में संस्थाएं स्थापित की गई हैं, वो भी आपके संस्थाओं के नाम यहाँ पर आएंगे, मद्रास और बंबई वाली संस्थाओं के, तब जाकर के हमारा आपके काम यहाँ आगे बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि एक आपके बंगाल की संस्था और लिखना चाहें तो और लिख लीजिए, इंडियन लीग, वो कि आपके शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में स्थापित कर दी गई थी। एक संस्था और लिख सकते हैं आप यहां पर, इंडियन लीग, 1875 ईस्वी, शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित आपकी पहली संस्था कौन सी है? ये आपके इंडियन लीग है। ठीक है, अब आपके देखिए, एक आपके यहां पर आपको एक चीज और मैं बता दूं कि भाई इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा कर दी गई। यह जो संस्था है इंडियन लीग, ये कांग्रेस से पहले आपके सर्वाधिक सक्रिय राजनीतिक संस्था के रूप में अपनी छवि बनाई है। इसने सर्वाधिक सक्रिय राजनीतिक संस्था अगर देखी जाए तो वो आपके कौन सी है? इंडियन लीग ही है। ठीक है, इन शिशिर कुमार घोष है ना, इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का भी संपादन किया है। किसका संपादन किया है? अमृत बाजार पत्रिका का, जो समाचार पत्रों के विकास में आप उसको पढ़ेंगे, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया है। इस चीज को आपके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया है। किसने संपादन किया है? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारी आपके बंगाल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले बंगाल में स्थापित जो आपके संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक संस्थाओं के रूप में हैं। आज हमने आपके पहली क्लास चूंकि हमारी रही है, इसलिए केवल 7 ही संस्थाओं की बात हमने आपसे की है। फिर हम आगे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड आपके और भी संस्थाओं की बात करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसकी स्थापना से संबंधित आपके विवाद हमारे कौन कौन से सामने आए हैं। ठीक है, जैसे आप सेफ्टी वाल्व थ्योरी की बात करेंगे, तड़ित चालक के सिद्धांत की बात हम करेंगे, उन आपके विषय वस्तु को हम आपके यहाँ पर शामिल करेंगे।